हम प्रत्यय का अध्ययन कर रहे थे। जो पिछली हमारी क्लास थी उसमें हमें प्रत्यय का अध्ययन कर रहे थे। किसका अध्ययन कर रहे थे भाई? प्रत्यय पढ़ रहे थे। ठीक है, पिछले क्लास में हमने प्रत्यय की परिभाषा पढ़ ली थी और परिभाषा के अलावा हमने प्रत्यय के दो प्रकार माने थे, एक कृत प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय के 5 भेद है। कृतवाचक कृत प्रत्यय, क्रमवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय और इसके अलावा कर्णवाचक कृत प्रत्यय और क्रियावाचक कृत प्रत्यय, ये भी हम पढ़ चुके थे। ठीक है, तो दूसरा जो भेद था हमारा प्रत्यय का वो था तद्धित प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय के मुख्य रूप से दो भेद थे, एक कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय का हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया था, तो आज हम अध्ययन करने वाले हैं तद्धित प्रत्यय। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं तद्धित प्रत्यय की परिभाषा कि तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं। ऐसे प्रत्यय जो किसी संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषण के साथ जोड़े जाते हैं। विशेषण के साथ जोड़े जाते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं तथा तद्धित प्रत्यय से बना हुआ शब्द तद्धितांत कहलाता है। तद्धितांत शब्द कहलाता है। ठीक है, तद्धितांत शब्द कहलाता है। ऐसे प्रत्यय जो किसी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ में जोड़े जाते हैं। किसके साथ में? किसी संज्ञा के साथ में, किसी सर्वनाम के साथ में या फिर किसी विशेषण के साथ में जोड़े जाते हैं, वो प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। और ऐसे प्रत्यय जो किसी धातु या फिर क्रिया के साथ में जोड़े जाते हैं, वो दोस्तों कृत प्रत्यय कहलाते थे, जिसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। तो ऐसे प्रत्यय जो किसी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ में जोड़े जाते हैं दोस्तों, वो क्या कहलाते हैं? वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, और तद्धित प्रत्यय से बना हुआ जो शब्द होता है वो तद्धितांत शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? वो जो शब्द है तद्धितांत शब्द कहलाता है। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से संबंधित कोई भी जैसे शब्द है, जैसे बच्चा। ठीक है, ये मूल शब्द है बच्चा। बच्चा शब्द में यदि हम पन प्रत्यय जोड़ते हैं तो नया शब्द क्या बनता है दोस्तों? बचपन बनता है। क्या बनता है? बचपन बनता है। और ये बचपन क्या माना जाता है? ये बचपन तद्धितांत शब्द कहलाता है। बचपन क्या कहलाता है? तद्धितांत शब्द कहलाता है। ये क्या हो गया? ये प्रत्यय हो गया। और ये क्या हो गया? ये संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से संबंधित है, ये मूल शब्द हो गए। ठीक है, तो कोई भी शब्द है, चाहे वो संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, उसमें किसी न किसी प्रकार का प्रत्यय जोड़ देते हैं या फिर विशेषण के साथ में उस प्रत्यय को जोड़ देते हैं। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ में किसी भी प्रत्यय को जोड़ देते हैं दोस्तों, वो तद्धित प्रत्यय कहलाता है। और तद्धित प्रत्यय से बना हुआ जो शब्द है वो क्या कहलाता है? तद्धितांत शब्द कहलाता है। ठीक है, जैसे मैं यहां पर लिखूं अपना प्लस पन। अपना शब्द सर्वनाम है, पन प्रत्यय, नया शब्द क्या बनेगा दोस्तों? अपनापन बनेगा। क्या बनेगा? अपनापन। तो अपनापन क्या माना जाता है? ये तद्धितांत शब्द माना जाता है। ठीक उसी प्रकार विशेषण की भी बात कर लेते हैं। अच्छा, विशेषता बता रहा है, आई प्रत्यय जोड़ दूं दोस्तों, नया शब्द क्या बना है? अच्छाई बना है। नया शब्द क्या बना है?
अच्छाई बनाया। तो ये संज्ञा शब्द हो गया, ये सर्वनाम शब्द हो गया और ये विशेषण शब्द हो गया। तो ऐसे प्रत्यय जो किसी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ में जोड़े जाते हैं तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। और तद्धित प्रत्यय से बने हुए ये सारे के सारे शब्द होते हैं दोस्तों, ये क्या कहलाते हैं? ये तद्धितांत शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये तद्धितांत शब्द कहलाते हैं। तो परिभाषा क्लियर होगी। अब हमारे सामने प्रश्न निकल के आता है कि तद्धित प्रत्यय के भेद, तद्धित प्रत्यय के कुल कितने भेद माने जाते हैं? तो दोस्तों तद्धित प्रत्यय के मुख्य रूप से 6 भेद माने जाते हैं। तद्धित प्रत्यय के कितने भेद माने जाते हैं? 6 भेद माने जाते हैं। तद्धित प्रत्यय के भेद और 6 में जो सबसे पहला है वो है कृतवाचक तद्धित प्रत्यय। कृतवाचक तद्धित प्रत्यय, कृतवाचक तद्धित प्रत्यय। दूसरा है भाववाचक, भाववाचक तद्धित प्रत्यय। तीसरा है संबंधवाचक, तद्धित प्रत्यय। चौथा है अपत्यवाचक, अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय। पांचवा है उन्नतावाचक, उन्नतावाचक तद्धित प्रत्यय। और दोस्तों छठवां है स्त्रीवाचक, स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। एक बार फिर से अध्ययन कर लेते हैं। तद्धित प्रत्यय की सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं परिभाषा कि ऐसे प्रत्यय जो किसी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ में जोड़े जाते हैं दोस्तों वो तो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। किसी क्रिया या फिर धातु के साथ में कोई प्रत्यय जोड़े जाते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, तद्धित प्रत्यय से बना हुआ कोई भी शब्द है वो क्या कहलाता है? तद्धितांत शब्द कहलाता है। और तद्धित प्रत्यय के कुल कितने भेद माने जाते हैं? 6 भेद माने जाते हैं, जिसमें सबसे पहला कृतवाचक, सॉरी हाँ कृतवाचक तद्धित प्रत्यय। भाववाचक ये कर्तृवाचक है भाई, कर्तृवाचक, कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय और संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय, उन्नतावाचक तद्धित प्रत्यय और स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। तो दोस्तों इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी एक एक प्रत्यय के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। ठीक है भाई, मिटा दो। अब देखो सबसे पहला जो प्रत्यय है वो है कर्तृवाचक, कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक है, परिभाषा क्या? तद्धित प्रत्यय से, किससे भाई? तद्धित प्रत्यय से बना हुआ, तद्धित प्रत्यय से बना हुआ कोई भी शब्द वाक्य में कर्ता कारक, कर्ता कारक की तरह है प्रयुक्त होता है, कर्ता कारक की तरह प्रयुक्त होता है तो वह कृतवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाता है। क्या कहलाता है? कृतवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाता है। जैसे सपेरा बीन बजा रहा था, सपेरा बीन बजा रहा था,
यहां पर जो सपेरा शब्द है दोस्तों, इसमें सांप प्लस एरा, एरा प्रत्यय, कौन सा? मूल शब्द सांप है, प्रत्यय कैसा है? एरा प्रत्यय। नया शब्द क्या बना है? सपेरा बना है। ये सपेरा कर्ता कारक की तरह, वाक्य में कर्ता कारक की तरह प्रयुक्त हुआ है, कर्ता कारक की तरह प्रयुक्त हुआ है। लेकिन सांप शब्द क्या हो गया? सांप शब्द तो संज्ञा होगी, और संज्ञा में एरा शब्द, एरा प्रत्यय जोड़ते, नया शब्द क्या बना? सपेरा। तो सपेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय हो गया दोस्तों? एरा प्रत्यय हो गया। कौन सा प्रत्यय हो गया? एरा प्रत्यय हो गया। ठीक है। यदि ठीक उसी प्रकार जैसे घास शब्द है, और घास शब्द में यदि मैं एरा प्रत्यय जोड़ देता हूं तो नया शब्द क्या बनेगा? गसेरा बनेगा। घास को काटने वाला गसेरा। ये गसेरा शब्द अब किस प्रकार से प्रयुक्त हो रहा है? ये भी कर्ता कारक के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। ठीक उसी प्रकार यदि मैं कोई एक नया शब्द लिखूं, मैं जैसे वाक्य लिखूं, तेली तेल निकाल रहा था, तेली तेल निकाल रहा था, तेली तेल। यहां पर जो तेली है, ये तेल शब्द है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है, और इसमें क्या जोड़ा? ई प्रत्यय जोड़ते, ई प्रत्यय जोड़ते नया शब्द क्या बना? तेली। तेली शब्द में कौन सा प्रत्यय हो गया दोस्तों? ई प्रत्यय हो गया। तो ये भी संज्ञा से क्या बना है? संज्ञा से, संज्ञा में कोई प्रत्यय जोड़ने से तद्धित प्रत्यय बना है। क्या बना है? तो हमसे प्रश्न ये पूछेगा कि तेली शब्द में कौन सी संज्ञा है, सॉरी तेली शब्द में कौन सा प्रत्यय, तो क्या हो जाएगा? ई प्रत्यय हो जाएगा। तो तद्धित प्रत्यय से बना हुआ कोई भी शब्द है, और वो वाक्य में किस आधार पर? कर्ता कारक के रूप में। जैसे दो वाक्य लिखे, यहाँ पर तेली शब्द भी कर्ता कारक के रूप में प्रयुक्त हुआ है, और सपेरा शब्द भी किसके रूप में प्रयुक्त हुआ है? कर्ता कारक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। जैसे अन्य कुछ शब्दों की बात करें, जैसे लोहा, लोहा जो शब्द है उसमें यदि मैं आर प्रत्यय जोड़ दूं तो नया शब्द क्या बनेगा दोस्तों? लुहार बनेगा। लोहा जो शब्द है, और उसमें लोहा अपने आप में धातु है, पदार्थ है भाई, पदार्थ में द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है। तो लोहा शब्द में आर प्रत्यय जोड़ते हैं, लुहार बना। दोस्तों लुहार कर्ता कारक के रूप में प्रयुक्त हुआ है, तो क्या हो जाएगा? कृतवाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक उसी प्रकार जैसे सोना है, और सोना में यदि मैं आर प्रत्यय जोड़ देता हूं तो नया शब्द क्या बनेगा दोस्तों? सुनार बनेगा। सोने का काम करने वाला क्या बनेगा? सुनार बनेगा। सुनार शब्द में कौन सा प्रत्यय? आर प्रत्यय। कौन सा? आर प्रत्यय है। ठीक है। ठीक उसी प्रकार जैसे कुंभ, कुंभ में यदि मैं आर प्रत्यय जोड़ देता हूं तो नया शब्द बनता है, वो क्या बनता है? कुंभार। कुंभार बनता है। क्या बनता है? कुंभार बनता है। तो यहां पर कुंभार शब्द में भी कौन सा प्रत्यय जुड़ा है दोस्तों? आर प्रत्यय जुड़ा है। इसके अलावा यदि मैं जैसे कहार लिखूं, या फिर यहां पर मैं चमार लिखूं, तो इन शब्दों में भी कौन सा प्रत्यय? आर प्रत्यय। ठीक है। अब देखो जैसे लुहार है, सुनार है, कुंभार है, कहार है, चमार है, ये वाक्य में कर्ता के रूप में प्रयुक्त हुआ है। किसके रूप में प्रयुक्त हुआ है? कर्ता कारक के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं। तो यहां पर जो प्रत्यय माना जाता है दोस्तों, वो कौन सा माना जाता है? कर्तृवाचक प्रत्यय माना जाता है। जैसे तेल प्लस ई, यदि मैं भेद प्लस भेद शब्द में यदि मैं ई प्रत्यय लगाता हूं तो नया शब्द क्या बनता है दोस्तों? भेदी बनता है। भेद शब्द। ठीक है। भेद शब्द अपने आप में क्या माना गया? संज्ञा मानी गई, और संज्ञा में मैंने क्या कर दिया? ए प्रत्यय जोड़ दिया, और ए प्रत्यय जोड़ते नया शब्द वेदी। ये वेदी यहाँ पर कर्ता कारक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। किसके रूप में? कर्ता कारक के रूप में। ठीक उसी प्रकार जैसे मैं दार प्रत्यय में मालदार, हिस्सेदार, या फिर पहरेदार, या फिर मैं थानेदार, सभी में कौन सा प्रत्यय है?
दोस्तों दार प्रत्यय, तो यहाँ पर मालदार, हिस्सेदार, पहरेदार, थानेदार, ये सारे के सारे भी किसके रूप में प्रयुक्त हुए दोस्तों, ये कर्ता कारक के रूप में प्रयुक्त हुए। तो जब किसी तद्धित प्रत्यय से बना हुआ कोई भी शब्द है और वाक्य में कर्ता कारक की तरह प्रयुक्त होता है दोस्तों, वहां पर जो प्रत्यय माना जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे कृतवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। तो इसका दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है भाई, मिटा दूं? अब देखो दूसरा है भाववाचक तद्धित प्रत्यय। कौन सा भाई? भाववाचक तद्धित प्रत्यय। परिभाषा क्या हो जाएगी? तद्धित प्रत्यय से बना हुआ कोई भी शब्द भाववाचक संज्ञा को प्रकट करता है, भाववाचक संज्ञा को प्रकट करता है, तो वहां भाववाचक तद्धित प्रत्यय माना जाता है। भाई कृत प्रत्यय से बना हुआ कोई भी शब्द है वो भाववाचक संज्ञा को प्रकट करता है, तो वहां पर तो कृतवाचक भाववाचक कृत प्रत्यय था। यहां पर तद्धित प्रत्यय से बना हुआ कोई भी शब्द है और यदि वो भाववाचक संज्ञा को प्रकट करता है तो दोस्तों वहां पर क्या माना जाता है, भाववाचक तद्धित प्रत्यय माना जाता है। जैसे बुरा शब्द विशेषता बता रहा है, लेकिन बुरा शब्द में यदि मैं आई प्रत्यय लगा देता हूं दोस्तों, नया शब्द क्या बनेगा, बुराई बनेगा। बुराई को तो देख सकते हैं, क्या महसूस ही तो कर सकते हैं। और ऐसे संज्ञा शब्द जिनको प्रत्यक्ष आंखों से नहीं देख सकते, केवल मन में अनुभव किया जा सकता है, सब में भाववाचक संज्ञा। तो बुराई शब्द में बुरा जो विशेषण है, विशेषता बता रहा है। आई शब्द भाई संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बने हुए जो भी शब्द होते हैं वो सारे तद्धित प्रत्यय होते हैं। तो बुरा शब्द विशेषण है, आई प्रत्यय जोड़ दिया, नया शब्द क्या बना दोस्तों, बुराई। बुराई शब्द में भाववाचक संज्ञा है और ये जो शब्द हो गया ये तद्धितांत शब्द हो गया, और यहाँ पर प्रत्यय हुआ वो क्या हो गया, भाववाचक तद्धित प्रत्यय हो गया। ठीक उसी प्रकार जैसे भला विशेषता बता रहा, और भला शब्द में यदि मैं आई प्रत्यय जोड़ देता हूं दोस्तों, नया शब्द क्या बना है, यहां पर नया शब्द भलाई बना है। भलाई, भलाई को तो केवल महसूस ही किया जा सकता है। भाववाचक संज्ञा प्रत्यय कौन सा हो गया, भाववाचक तद्धित प्रत्यय हो गया। भलाई शब्द में कौन सा प्रत्यय हो गया दोस्तों, आई प्रत्यय हो गया। ठीक उसी प्रकार यहां पर मैं अच्छा लिखूं, विशेषता बता रहा, अच्छा शब्द में यदि मैं आई प्रत्यय जोड़ देता हूं दोस्तों, नया शब्द क्या बना, अच्छाई बना। अच्छाई को तो महसूस ही किया जा सकता है, तो अच्छाई में कौन सा प्रत्यय, आई प्रत्यय, और प्रत्यय कौन सा हो गया, भाववाचक तद्धित प्रत्यय हो गया। ठीक है, जैसे मैं यहां पर लिखूं जुदा, विशेषता बता रहा, और जुदा शब्द में यदि मैं आई प्रत्यय जोड़ देता हूं दोस्तों, नया शब्द क्या बना है, यहां पर नया शब्द जुदाई बना है। ठीक उसी प्रकार यदि मैं लिखूं चौड़ा, विशेषता बता रहा है, और चौड़ा शब्द में यदि मैं आई प्रत्यय लगा देता हूं दोस्तों, नया शब्द क्या बनता है, चौड़ाई बनता है। क्या बनता है, चौड़ाई। तो चौड़ाई शब्द में आई प्रत्यय, जुदाई शब्द में भी आई प्रत्यय, भलाई में भी आई प्रत्यय, बुराई में भी आई प्रत्यय, और अच्छाई में भी आई प्रत्यय। ठीक है, और सारे के सारे शब्द किस प्रकार के, भाववाचक संज्ञा प्रयुक्त हो रही है, तो प्रत्यय कौन से हो गए, भाववाचक तद्धित प्रत्यय हो गए। ठीक उसी प्रकार जैसे मैं लिखूं बुढ़ा, बुढ़ा शब्द संज्ञा है, बुढ़ा शब्द में यदि मैं आपा प्रत्यय जोड़ देता हूं तो दोस्तों नया शब्द क्या बनता है, बुढ़ापा बनता है। तो बुढ़ापा के तो केवल महसूस ही किया जा सकता है, तो बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, प्रत्यय कौन सा, भाववाचक तद्धित प्रत्यय। और वैसे बुढ़ापा शब्द में यदि प्रत्यय पूछा जाए हमसे तो कौन सा प्रत्यय हो गया, आपा प्रत्यय होगा। जैसे मोटा शब्द विशेषता बता रहा है,
और मोटा शब्द में यदि मैं आपा प्रत्यय जोड़ देता हूं तो दोस्तों नया शब्द क्या बनता है, मोटापा बनता है। ठीक है, मोटापा शब्द में भाववाचक संज्ञा प्रत्यय कौन सा हो गया, भाववाचक तद्धित प्रत्यय। जुड़ा हुआ प्रत्यय कौन सा है, आपा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ठीक उसी प्रकार जैसे सुंदर शब्द है, सुंदर शब्द विशेषता बता रहा है दोस्तों। सुंदर में यदि मैं ता प्रत्यय जोड़ देता हूं या फिर मैं ये प्रत्यय जोड़ देता हूं, सुंदर में यदि मैं ता प्रत्यय जोड़ता हूं तो नया शब्द क्या बनता है दोस्तों, सुंदरता बनता है। सुंदरता शब्द में भाववाचक संज्ञा, यदि सुंदर शब्द में ये प्रत्यय जोड़ता हूं तो नया शब्द क्या बनता है, सौंदर्य बनता है। क्या बनता है, सौंदर्य। तो सुंदरता और सौंदर्य जो शब्द है इनमें कौन सी संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। प्रत्यय कौन सा, भाववाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक उसी प्रकार जैसे मधुर विशेषता बता रहा है, मधुर में यदि मैं ता प्रत्यय और ये प्रत्यय जोड़ दूं तो नया शब्द क्या बनेगा, मधुरता बनेगा या फिर क्या बनेगा दोस्तों, माधुर्य बनेगा। या तो मधुरता बनेगा या फिर माधुर्य बनेगा। दोनों भाववाचक, दोनों शब्दों में भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा से बनने वाले जो भी प्रत्यय होते हैं वो भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे लाली शब्द है, लाली मेरे लाल की जित देखूं लाल है, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। तू लाल हो गई तो वहां पर क्या लेने गई थी फिर, है ना। लाली शब्द में यदि मैं इमा प्रत्यय जोड़ देता हूं दोस्तों नया शब्द बनेगा, वो क्या बनेगा, लालिमा। मात्रा छुट्टी लगेगी भाई, लालिमा। लालिमा शब्द में भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, और भाववाचक संज्ञा होने के कारण ये प्रत्यय लालिमा में भाववाचक तद्धित प्रत्यय, और लालिमा में प्रत्यय कौन सा जुड़ा हुआ है दोस्तों, ईमा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। कौन सा, ईमा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार हमें पूछे कि मधुरिमा और गरिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय, तो दोस्तों मधुरिमा और गरिमा दोनों शब्दों में भी कौन सा प्रत्यय माना गया है, ईमा प्रत्यय माना गया है। कौन सा प्रत्यय माना गया, ईमा प्रत्यय। जैसे मीठा शब्द विशेषता बता रहा है, यदि इसमें मैं आस प्रत्यय जोड़ देता हूं तो नया शब्द क्या बनेगा दोस्तों, मिठास बनेगा। क्या बनेगा, मिठास। जैसे खट्टा शब्द है और खट्टा शब्द में यदि मैं आस प्रत्यय जोड़ देता हूं तो नया शब्द क्या बनेगा, खटास बनेगा। तो मिठास और खटास का तो केवल अनुभव ही किया जा सकता है। अनुभव जिन शब्दों का किया जाता है भाववाचक संज्ञा होती है, और जो प्रत्यय है वो क्या कहलाएंगे। जैसे खट्टा में आस प्रत्यय खटास है, भाववाचक तद्धित प्रत्यय। मीठा में यदि आस प्रत्यय जोड़ते हैं तो मिठास, भाववाचक है तद्धित प्रत्यय। तो तद्धित प्रत्यय से बना हुआ कोई भी शब्द है और वो भाववाचक संज्ञा को प्रकट करता है दोस्तों, वहां पर क्या माने जाते हैं, वहां पर भाववाचक तद्धित प्रत्यय माना जाता है। उम्मीद करता हूं एक और तथ्य आपको समझ में आया होगा दोस्तों, इसका भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है भाई, मिटा दूं। दोस्तों तीसरा है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। परिभाषा क्या होगी, तद्धित प्रत्यय से बना हुआ कोई भी शब्द अन्य शब्दों के साथ, अन्य शब्दों के साथ, अन्य शब्दों के साथ अपना संबंध प्रकट करता है, अपना संबंध प्रकट करता है, अपना संबंध प्रकट करता है, तो वहां पर संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय माना जाता है कि तद्धित प्रत्यय से बना हुआ कोई भी शब्द है और अन्य शब्दों के साथ में अपना संबंध प्रकट करता है, प्रतिस्थापित करता है दोस्तों, वहां पर क्या माना जाता है,
संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय माना जाता है। जैसे चाचा, और चाचा शब्द में यदि मैं एरा प्रत्यय जोड़ दूं, चाचा शब्द में क्या कर दूं दोस्तों, मैं एरा प्रत्यय जोड़ दूं, नया शब्द बनेगा, वो क्या बनेगा दोस्तों, चचेरा। चाचा प्लस एरा, नया शब्द चचेरा बनेगा। यदि चाचा का लड़का तभी तो वो चचेरा है ना, तो चचेरा शब्द एक शब्द अन्य शब्द के साथ में क्या कर लिया, अपना संबंध स्थापित कर लिया। तो यहाँ पर चचेरा शब्द है, ठीक है। चाचा शब्द में एरा प्रत्यय क्या जोड़ते हुए चचेरा, तो चचेरा शब्द में संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय हो गया, क्योंकि चचेरा शब्द क्या कर रहा है, चाचा के साथ में अपना संबंध स्थापित कर रहा है। ठीक उसी प्रकार यदि मैं लिखूं मामा प्लस एरा, क्या हो जाएगा, मामेरा हो जाएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार यदि मैं लिखूं यहां पर मौसा एरा, क्या हो जाएगा दोस्तों, मोसेरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोसेरा। ठीक उसी प्रकार यदि मैं लिखूं फूफा, जो फूफी की फूफा बंद करता है वो फूफा होता है ना, फूफा एरा जोड़ू तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये फूपेरा हो जाएगा। तो फूपेरा, मामेरा, चचेरा और ये जो मोसेरा, जो ये शब्द है, ये सारे के सारे क्या करें, अन्य शब्दों के साथ में अपना संबंध स्थापित करें। तो यहां पर जो प्रत्यय होगा दोस्तों वो क्या माना जाएगा, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय माना जाएगा। जैसे शरीर, शरीर शब्द में यदि मैं एक प्रत्यय जोड़ूं तो दोस्तों नया शब्द क्या बनेगा, शारीरिक बनेगा। जो शरीर से संबंध रखने वाला होता है वो क्या कहलाता है, शारीरिक कहलाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे मैं समाज लिखूं, ठीक है, और समाज में यदि मैं एक प्रत्यय जोड़ दूं तो समाज से संबंध रखने वाला दोस्तों क्या कहलाता है, सामाजिक कहलाता है। क्या कहलाता है, सामाजिक कहलाता है। ठीक उसी प्रकार यदि मैं भूगोल लिखूं और भूगोल में यदि मैं दोस्तों एक प्रत्यय जोड़ता हूं तो नया शब्द क्या बनता है, भौगोलिक बनता है। तो भूगोल से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है, भौगोलिक। ठीक उसी प्रकार यदि मैं इतिहास में एक प्रत्यय जोड़ दूं तो नया शब्द ऐतिहासिक बनता है। तो इतिहास से संबंध रखने वाला क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जैसे मैं भारत शब्द लिखूं, संज्ञा है, और भारत में यदि मैं ये प्रत्यय जोड़ दूं तो नया शब्द क्या हो गया दोस्तों, भारतीय हो गया। तो भारत से संबंध रखने वाला है वो क्या कहलाता है, भारतीय कहलाता है। और भारतीय शब्द में कौन सा प्रत्यय माना गया है, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय माना गया। ठीक उसी प्रकार जैसे मैं जाति शब्द लिखूं और जाति शब्द में यदि मैं ये प्रत्यय जोड़ दूं दोस्तों नया शब्द क्या बनेगा, जातीय बनेगा। जो जाति विशेष से संबंध रखने वाला होता है वो क्या कहलाता है, जाति कहलाता है, ठीक है। तो जाति अपने आप में संज्ञा। ठीक उसी प्रकार यदि मैं राष्ट्र शब्द लिखूं और राष्ट्र शब्द में यदि मैं ये प्रत्यय जोड़ देता हूं दोस्तों नया शब्द क्या बनता है, राष्ट्रीय बनता है। और जो राष्ट्र से संबंध रखने वाला होता है उसको क्या कहते हैं, राष्ट्रीय कहते हैं। तो भारतीय है, जातीय है, राष्ट्रीय, इन सारे शब्दों में कौन सा प्रत्यय माना जाता है, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय माना जाता है। जैसे विश्व संज्ञा है और विश्व शब्द में यदि मैं एला प्रत्यय जोड़ देता हूं दोस्तों नया शब्द क्या बनेगा, विशेला बनेगा, ठीक है। जो विश्व से संबंध रखने वाला होता है वो क्या कहलाता है, विशेला कहलाता है। कार्य परिभाषा के अनुसार ही हो रहा है, डरने की कोई आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं है। जैसे यहां पर मैं लिखूं ननद, संज्ञा है अपने आप में, और इसमें यदि मैं ओई प्रत्यय लगा देता हूं तो नया शब्द क्या बनेगा दोस्तों, नंदोई बनेगा। नंदोई में ओई प्रत्यय है, नंदोई बनेगा। यदि मैं बहन प्लस बहन संज्ञा है और इसके साथ में यदि मैं ओई प्रत्यय लगा देता हूं तो क्या हो गया, ये बहनोई हो गया। तो बहनोई में बहन से जिसका संबंध है वो बहनोई है और ननद से जिसका संबंध है वो क्या है, नंदोई। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आसानी के साथ में समझ में आता है कि तद्धित प्रत्यय से बना हुआ कोई भी शब्द है और वो वाक्य में अन्य शब्दों के साथ में अपना संबंध स्थापित करता है या फिर संबंध प्रकट करता है तो वहां पर जो प्रत्यय माना जाता है वो संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय माना जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि तथ्य समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है भाई, मिटा दूं।
दोस्तों चौथा है अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय। चौथा जो प्रत्यय वो कौन सा है? अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय। दोस्तों अपत्य का जो अर्थ होता है, अपत्य का अर्थ होता है संतान। क्या होता है? संतान। तो यहां पर अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय की परिभाषा क्या होगी? ऐसा प्रत्यय, ऐसा तद्धित प्रत्यय। परिभाषा क्या होगी कि ऐसा तद्धित प्रत्यय जो किसी से उत्पन्न होने के अर्थ को ऐसा तद्धित प्रत्यय जो किसी से उत्पन्न होने के अर्थ को प्रकट करता है, जो किसी से उत्पन्न होने के अर्थ को प्रकट करता है, दोस्तों वो क्या कहलाता है? अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाता है। अपत्यय का शाब्दिक अर्थ होता है संतान। परिभाषा क्या होगी? ऐसा तद्धित प्रत्यय जो किसी से उत्पन्न होने के अर्थ को प्रकट करता है। किसके अर्थ को प्रकट करता है? जो किसी के उत्पन्न होने के अर्थ को प्रकट करता है, तो दोस्तों वो क्या कहलाता है? अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाता है। जैसे मनु, मनु शब्द में यदि मैं ए प्रत्यय जोड़ देता हूं, तो दोस्तों जो मनु से उत्पन्न है वो क्या कहलाता है? मानव। मनु शब्द में यदि मैं ए प्रत्यय जोड़ देता हूं, तो दोस्तों ए प्रत्यय जोड़ते ही नया शब्द क्या कहलाता है? मानव कहलाता है। तो मानव किससे उत्पन्न हुए थे? मनु से उत्पन्न हुए थे। तो किसी से उत्पन्न होने के अर्थ को प्रकट करता है, तो दोस्तों वो क्या कहलाता है? वो अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाता है। तो मनु शब्द में मैंने ए प्रत्यय जोड़ा और नया शब्द क्या बना? मानव। तो मनु से जो उत्पन्न हुआ है वो क्या कहलाएगा? मानव। जैसे मैं दूसरा शब्द लिखूं दनु प्लस ए, जो दनु से जो उत्पन्न है दोस्तों वो क्या कहलाता है? वो दानव कहलाता है। ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार यदि मैं लिखूं यदु प्लस ये, तो नया शब्द क्या बनेगा? यादव बनेगा। जो यदु से उत्पन्न है वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? यादव कहलाते हैं। जो धनु से उत्पन्न है वो दानव कहलाते हैं, और जो मनु से उत्पन्न है वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? मानव कहलाते हैं। ठीक उसी प्रकार में लिखूं रघु प्लस ए, दोस्तों तो रघु से उत्पन्न है वो क्या कहलाता है? वो राघव कहलाता है। और यदि मैं लिखूं कुरु प्लस ए, जो कुरु से उत्पन्न है वो क्या कहलाए दोस्तों? वह कौरव कहलाए। जी ठीक उसी प्रकार में लिखूं पांडु प्लस ए, दोस्तों जो पांडु से उत्पन्न है वो क्या कहलाए? वो पांडव कहलाए। बात सबके समझ में आ रही है कि रघु से उत्पन्न है वो राघव कहलाए, कुरु से उत्पन्न है वो कौरव कहलाए, और पांडु से उत्पन्न है वो क्या कहलाए? पांडव कहलाए। अपत्य का अर्थ होता है संतान। परिभाषा के अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि ऐसा तद्धित प्रत्यय जो किसी से उत्पन्न होने के अर्थ को प्रकट करता है, तो वो क्या कहलाता है? अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे मैं लिखूं गंगा, और गंगा शब्द में मैं ए प्रत्यय लगा दूं, दोस्तों सारे संज्ञा ही है, सारे शब्द संज्ञा ही है। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से जो प्रत्यय बनाए जाते हैं वही तो तद्धित प्रत्यय होते हैं। दोस्तों गंगा शब्द में ये मैं ए प्रत्यय लगा दूं, तो नया शब्द क्या बनेगा दोस्तों? गांगे बनेगा। नया शब्द क्या बनेगा? गांगे। और जो गंगा से उत्पन्न हुआ है, किससे उत्पन्न हुआ है? जो गंगा से उत्पन्न हुआ दोस्तों उसको क्या कहते हैं? उसको गांगे कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे मैं लिखूं अग्नि, और अग्नि में यदि मैं ए प्रत्यय लगा दूं, तो दोस्तों नया शब्द क्या बनेगा? आग्नेय बनेगा। नया शब्द क्या बनेगा? आग्नेय बनेगा। ठीक है। आग्नेय। जो अग्नि से उत्पन्न है वो क्या कहलाएगा दोस्तों? आग्नेय कहलाएगा। और जो गंगा से उत्पन्न है वो क्या कहलाएगा? गांगे कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार जैसे मैं यहां पर कुंती लिखूं, और कुंती में यदि मैं ए प्रत्यय लगा दूं, तो क्या बनेगा? कौंतेय बनेगा। और दोस्तों जो कुंती से उत्पन्न है वो क्या कहलाते? वो कौंतेय कहलाएंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे मैं लिखूं अंजनी प्लस ए,
आंजने, आंजने, ठीक है। जो अंजनी से उत्पन्न है वो क्या कहलाया था, वो आंजने यानी हनुमान। ठीक उसी प्रकार जैसे मैं लिखूं यहां पर जनक और मैं ए प्रत्यय लगा दूं, नया शब्द क्या बनेगा दोस्तों, जानकी बनेगा। जनक से जो उत्पन्न थी वो कौन थी, जानकी थी। ठीक उसी प्रकार जैसे मैं यहां पर द्रुपद लिखूं और द्रुपद में यदि मैं ई प्रत्यय जोड़ता हूं दोस्तों, नया शब्द द्रौपदी बनता है। दोस्तों द्रौपदी बनता है, क्या बनता है, द्रौपदी। तो जो द्रुपद से उत्पन्न थी वो क्या कहलाई दोस्तों, द्रौपदी कहलाई। ठीक उसी प्रकार मैं यहाँ पर गंधार लिखता हूं और आगे में ई प्रत्यय जोड़ता हूं दोस्तों, नया शब्द गांधारी बनता है। जो गंधार से उत्पन्न हुई थी वो क्या कहलाई, गांधारी हुई। तो जहां पर किसी से उत्पन्न होने का भाव प्रकट होता है दोस्तों, वहां पर जो प्रत्यय माना जाता है वो कौन सा माना जाता है, अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय माना जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे जल और मैं यहां पर जय प्रत्यय जोड़ दूं, नया शब्द जलज बनता है दोस्तों। तो जल में उत्पन्न होने वाला होता है उसको जलज कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे मैं लिखूं मनय प्लस जय, ठीक है, नया शब्द दोस्तों मनोज बनता है। जो मन में उत्पन्न होने वाला होता है वो क्या होता है, वो मनोज बनता है। ठीक उसी प्रकार जैसे मैं पे प्लस जय लिखूं, यहाँ पर नया शब्द पयोज बनता है दोस्तों। पे यानी पानी में, जय यानी जन्म लेने वाला, जो पानी में जन्म लेता है उसको पयोज कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे मैं लिखूं उरे प्लस जय दोस्तों, नया शब्द उरोज बनता है। उर यानी हृदय में, जय यानी जन्म लेने वाला, जो हृदय में अर्थात मन में जन्म लेता है उसको क्या कहते हैं, उरोज कहते हैं। उम्मीद करता हूं तथ्य समझ में आए होंगे। तो अपत्यय का अर्थ होता है संतान, और ऐसा तद्धित प्रत्यय जो किसी से उत्पन्न होने का अर्थ प्रकट करता है दोस्तों क्या कहलाता है, वो अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाता है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है भाई, मिटा दो। हाँ भाई, पांचवा है उन्नतावाचक तद्धित प्रत्यय। उन्नतावाचक तद्धित प्रत्यय दोस्तों, उन्नता का अर्थ होता है हीन या कमजोर। उन्नता का अर्थ क्या होता है, उन का अर्थ कम होता है, उन्नता का अर्थ होता है हीन या फिर कमजोर। ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा तद्धित प्रत्यय, ऐसा तद्धित प्रत्यय जो किसी बड़े शब्द को छोटा कर देता है या फिर छोटा बना देता है, तो वह उन्नतावाचक तद्धित प्रत्यय माना जाता है। उन्नता का अर्थ होता है हीन या कमजोर। ऐसा कोई तद्धित प्रत्यय जो किसी बड़े कथन को हीन या कमजोर बना देता है, किसी बड़े शब्द को छोटा बना देता है, तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, वहां पर जो प्रत्यय माना जाता है वो उन्नतावाचक तद्धित प्रत्यय माना जाता है। कौन सा माना जाता है, उन्नतावाचक तद्धित प्रत्यय माना जाता है। जैसे मैं यहां पर लिखूं बाबू शब्द लिखूं, बाबू शब्द अपने आप में बड़ा है, संज्ञा है, लेकिन बाबू शब्द में यदि मैं उआ प्रत्यय छोड़ देता हूं
दोस्तों यहाँ पर जो नया शब्द बनेगा वो बबुआ बनेगा। क्या बनेगा? बबुआ। अब बाबू से बबुआ बना, इसका मतलब कमजोर हो गया, छोटा हो गया। क्या हो गया? छोटा हो गया है बाबू से। ठीक उसी प्रकार जैसे मैं मनो शब्द लिखूं और मनो में यदि मैं उआ प्रत्यय जोड़ूं, दोस्तों नया शब्द क्या बनेगा? मनवा बन जाएगा। मनवा लागे रे लागे ना, गाना भी बना हुआ है, मनवा बन जाएगा। तो मनवा क्या हो गया? इस मनो से हीन या कमजोर हो गया। ठीक उसी प्रकार जैसे मैं यहाँ पर लिखूं कालू शब्द लिखूं और कालू शब्द में यदि मैं उआ प्रत्यय जोड़ देता हूं, नया शब्द दोस्तों कलवा बनता है। तो कलवा शब्द कालू से क्या हो गया? हीन हो गया। ठीक उसी प्रकार यदि मैं यहाँ पर गेरू शब्द लिखूं और इसमें यदि मैं उआ प्रत्यय जोड़ देता हूं, तो नया शब्द क्या बनेगा दोस्तों? गेरवा बनेगा। क्या बनेगा? ये गेरवा, बड़ी उ की मात्रा आ जाएगी। तो यहाँ पर परिभाषा के अनुसार एक काम हो रहा है कि ऐसा तद्धित प्रत्यय जो किसी बड़े शब्द को छोटा कर देता है या बड़े को हीन या कमजोर कर देता है, सीधी सी बात है, रटने की जरूरत ही नहीं है। क्या कहलाता? उन्नतावाचक तद्धित प्रत्यय। जैसे मंडल लिखूं मैं यहाँ पर, और मंडल शब्द में यदि मैं ई प्रत्यय, मंडल बड़ा है, यदि मैं इसमें ई प्रत्यय लगा दूं, दोस्तों नया शब्द मंडली बनेगा। मंडली क्या हो गया? मंडल से छोटा हो गया। ठीक उसी प्रकार जैसे मैं यहाँ पर टोकरा लिखूं, इसका मतलब टोकरा कोई बड़ी चीज है, यदि मैं इसमें ई प्रत्यय लगा दूं तो दोस्तों छोटा हो गया, टोकरी हो गया। ठीक है, टोकरी हो गया। ठीक उसी प्रकार जैसे मैं यहाँ पर फाड़ शब्द लिखूं और इस फाड़ शब्द में यदि मैं ई प्रत्यय लगा दूं, तो छोटी होगी, फाड़ी होगी, बड़ा हो गया तो क्या हो गया? फाड़ हो गया। बड़े से क्या कर देता है? छोटा कर देता है। तो वहां पर जो प्रत्यय होता है वो क्या माना जाता है दोस्तों? उन्नतावाचक तद्धित प्रत्यय। जैसे मैं यहाँ पर पत्थर लिखूं और मैं एका प्रत्यय जोड़ देता हूं, दोस्तों पत्थर बड़ा होता है, नया शब्द लिखते ही मैंने यहाँ पर पत्रिका लिख दिया, इसका मतलब छोटी होगी। ठीक उसी प्रकार जैसे मैं यहाँ पर कली लिखूं और इसमें यदि मैं एका प्रत्यय जोड़ देता हूं, तो नया शब्द क्या बन गया दोस्तों? कल्लिका बन गया। क्या बन गया? कल्लिका। इसका मतलब कली बड़ी होती है और कल्लिका क्या होती है? उससे छोटी होती है। तो ऐसा तद्धित प्रत्यय जो किसी बड़े से छोटे का बोध करवाता है, यानी किसी बड़े कथन को छोटा कर देता है, क्या कहलाता है? ठीक उसी प्रकार जैसे मैं यहाँ पर बेटा शब्द लिखूं और इसमें यदि मैं इया प्रत्यय जोड़ दूं, तो नया शब्द क्या बनेगा दोस्तों? बिटिया बनेगा। इसका मतलब बेटा बड़ा है और बिटिया शब्द क्या हो गया? छोटा हो गया। ठीक उसी प्रकार जैसे मैं यहाँ पर खाट शब्द लिखूं और उसमें इया प्रत्यय जोड़ दूं, तो दोस्तों जो नया शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? वो खटिया बनेगा। क्या बनेगा? खटिया। इसका मतलब जो खाट होती है, खटिया होती है, वो खाट से क्या होती है? छोटी होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे मैं यहाँ पर कुटी शब्द लिखूं और उसमें मैं इया प्रत्यय जोड़ देता हूं, तो दोस्तों नया शब्द कुटिया बनता है। तो कुटिया इस कुटी से क्या होगी? छोटी होगी। ठीक उसी प्रकार जैसे मैं यहाँ पर डिब्बा शब्द लिखूं और उसमें यदि मैं इया प्रत्यय जोड़ देता हूं, तो नया शब्द क्या बनेगा? डिबिया बनेगा। इसका मतलब ऐसा लगता है कि डिब्बा बड़ा होता है और डिबिया छोटी होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे मैं चूहा शब्द लिखूं और उसमें इया प्रत्यय जोड़ दूं, तो नया शब्द क्या बनेगा दोस्तों? चूहिया बनेगा। तो ऐसा लगता है चूहा शब्द बड़ा होता है, इया जोड़ते चूहिया शब्द क्या हो गया? छोटा हो गया। तो दोस्तों उन्नता का अर्थ क्या होता है? हीन या फिर कमजोर होता है। तो ऐसे तद्धित प्रत्यय जो किसी बड़े कथन को छोटा बना देते या फिर बड़े कथन को हीन या फिर कमजोर कर देते, दोस्तों वहां पर जो प्रत्यय माना जाता है वो क्या माना जाता है? उन्नतावाचक तद्धित प्रत्यय माना जाता है। तो उम्मीद करता हूं ये पांचवा प्रत्यय भी समझ में आ गया होगा। एक और बचा छठवां प्रत्यय, दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, उनका भी चर्चा करते हैं। हाँ भाई मिटा दूं? अब देखो लास्ट है स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। स्त्रीवाचक
तद्धित प्रत्यय। छठवां कौन सा है? स्त्रीवाचक है तद्धित प्रत्यय। परिभाषा, जब कोई प्रत्यय पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाता है, जब कोई प्रत्यय पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाता है, तो वहां स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय माना जाता है। कि जब कोई प्रत्यय होता है और वो पुल्लिंग से किस में बदल जाता है? दोस्तों पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदल जाता है। किससे बदल जाता है? वो पुल्लिंग से, ये पुल्लिंग, और इस पुल्लिंग से किस में बदल जाता है? वो स्त्रीलिंग में बदल जाता है, तब वो क्या कहलाता है? स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाता है। जैसे जैसे यहां पर लिखूं मैं सुत, दोस्तों सुत का अर्थ पुत्र होता है। यदि मैं यहाँ पर आ प्रत्यय लगा देता हूं तो नया शब्द सुता बनता है। क्या बनता है? सुता बनता है। सुता मतलब लड़की होगी, सुत पुत्र है तो सुता क्या होगी? पुत्री होगी। तो यहाँ पर ये पुल्लिंग है और पुल्लिंग से ये बदला किसमें? ये स्त्रीलिंग में बदला। ठीक उसी प्रकार जैसे मैं छात्र लिखूं और छात्र में यदि मैं आ प्रत्यय लगा दूं, दोस्तों नया शब्द छात्रा बना है। क्या यहाँ पर भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदला है क्या? दोस्तों बिल्कुल बदला है। ठीक उसी प्रकार से जैसे मैं प्रिय लिखूं, प्रिय पुल्लिंग है, आ प्रत्यय लगा दूं और क्या बन गया दोस्तों? प्रिया बन गया। तो यहां पर भी क्या हुआ है? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदला है। तो जब कोई प्रत्यय पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? वहां पर जो प्रत्यय होता है वो स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय माना जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे मैं यहां पर लिखूं ठाकुर, और ठाकुर शब्द में यदि मैं आइन प्रत्यय जोड़ देता हूं तो ठाकुर का आइन प्रत्यय जोड़ते दोस्तों ठकुराइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठकुराइन। तो पुल्लिंग से आइन प्रत्यय लगाते किस में बदल गया? स्त्रीलिंग में बदल गया। ठीक उसी प्रकार जैसे मैं यहां पर लिखूं गुरु, और गुरु में यदि मैं आइन प्रत्यय जोड़ देता हूं तो दोस्तों नया शब्द क्या होता है? गुरुवाइन हो जाएगा। तो गुरुवाइन, गुरु से गुरुवाइन, पुल्लिंग से किसमें बदल गया? स्त्रीलिंग में बदल गया। ठीक उसी प्रकार जैसे मैं यहाँ पर पंडित लिखूं और पंडित में यदि मैं आइन प्रत्यय जोड़ देता हूं तो क्या हो गया? पंडिताइन हो गया। तो यह भी पुल्लिंग से किसमें बदल गया? स्त्रीलिंग में बदल गया। ठीक उसी प्रकार जैसे मैं यहाँ पर लिखूं चौधरी, और चौधरी शब्द में यदि मैं दोस्तों आइन प्रत्यय जोड़ देता हूं तो क्या हो गया? चौधराइन हो गया। ठीक उसी प्रकार जैसे मैं मुंशी शब्द लिखूं और मुंशी शब्द में यदि मैं आइन प्रत्यय जोड़ देता हूं तो ये क्या हो गया? ये मुंशी आइन हो गया। क्या हो गया? मुंशी आइन। तो सारे के सारे जो शब्द है वो स्त्रीलिंग में बदल गए। पुल्लिंग से किस में बदल रहे हैं? स्त्रीलिंग में। परिभाषा भी क्या है? जब कोई प्रत्यय पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलता है, परिवर्तित होता है, क्या कहलाता है? स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। जैसे देवर पुल्लिंग है, आने शब्द जोड़ देता हूं दोस्तों, क्या हो गया? देवरानी हो गया। क्या हो गया? देवरानी हो गया। जेठ, आषाढ़, श्रावण, आने जोड़ दूं, आषाढ़ ना जोड़ करो, क्या हो गया दोस्तों? जेठानी हो गया। अरे समझ में आ रहा है क्या? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदल दिया। ठीक उसी प्रकार जैसे मैं सेठ लिखूं और आने प्रत्यय जोड़ देता हूं, नया शब्द क्या बना है दोस्तों? सेठानी बन गया। तो यहां पर मैं नौकर लिख दूं और आने प्रत्यय जोड़ देता हूं, क्या बन जाएगा? नौकरानी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नौकरानी बन जाएगा। तो जब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदल रहा, जोर ही नहीं आ रहा है, तो क्या हो गया? वहां पर स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय हो गया। ठीक उसी प्रकार जैसे मैं बाग प्लस इन, बाग प्लस इन लिखूं तो दोस्तों नया शब्द क्या बनेगा? बागिन बनेगा। क्या बनेगा? बागिन बनेगा। ठीक उसी प्रकार यदि मैं लिखूं पड़ोस शब्द इन तो क्या हो जाएगा? पड़ोसन हो जाएगा। गण पे ना पड़ोसन बबली को, पड़ोसन हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जैसे मैं यहां पर मोर शब्द लिखूं और मैं लगा दूं नी
तो क्या हो जाएगा दोस्तों, मोरनी हो जाएगा। चोर प्लस नी, चोरनी हो जाएगा। तो शेर प्लस नी क्या हो जाएगा दोस्तों, शेरनी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, रटने की जरूरत ही नहीं है, परिभाषा समझ में आ रही, सारा काम हो रहा है कि जब कोई प्रत्यय पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदल जाता है तो वहां पर जो प्रत्यय माना जाता है दोस्तों, वो कौन सा माना जाता है, स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय माना जाता है। तो ऐसे प्रत्यय जो किसी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनाए जाते हैं, विशेषण के साथ में जोड़ दिए जाते हैं, तो वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय के 6 भेद माने गए थे, जिनका हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया है। उम्मीद करता हूं कि मेरे सारे दोस्तों को आसानी के साथ में समझ में आया होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं किसी एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद सभी।